तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम लोग बात करेंगे एमएचडी 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है, धरती धन अपना के विशिष्ट चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और ये प्रश्न मैं आप लोगों को इग्नू का एक्चुअल जो प्रश्न है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं कि धरती धन अपना के विशिष्ट चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि धरती धन अपना जो है, वो उपन्यास में क्या हुआ है कि जगदीश चंद्र ने भारत के ग्रामीण दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और बदलाव की चेतना को एक गंभीर सामाजिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब हमारे भारतवर्ष के जो ग्रामीण इलाका था, गांव का जो इलाका था, उसमें दलित समाज का जो पीड़ा था, जो संघर्ष था, जो बदलाव था, उनमें जो नई चेतना जागी, उसी का एक मतलब लेखा जोखा है हमारा यह धरती धन्ना अपना जो उपन्यास है। ठीक है, तो इस उपन्यास में मुख्य रूप से वे पात्र हैं जो कि नायक नहीं है, फिर भी सामाजिक ढांचे की गहराई से झांकते हैं इस उपन्यास में, मतलब इस उपन्यास के अंदर आते हैं। उपन्यास के ये सहायक जो पात्र हैं वो हैं काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो और मंगू, चौधरी, विशन दास। एक एक कर दलित चेतना, सामंती हिंसा, जातीय प्रताड़ना, स्त्री की अस्मिता और धार्मिक पाखंड जैसे विविध विषयों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब ये सारे के सारे लोग हमारे इस उपन्यास के पात्र हैं, और ये अपने अपने मतलब पात्र के अनुसार ही अपना कार्य करते रहते हैं। उपन्यास के अंदर सारी लोगों का वर्णन किया हुआ है। तो ये सभी पात्र यथार्थ के विभिन्न पहलुओं को जीवंत रूप में उद्घाटित करते हैं। मतलब जो सच्चाई उस समय की थी, उसको ये लोग जीवंतता का रूप देते हैं। तो देखिए, विशिष्ट जो पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, यहाँ पे ये जो पात्र हैं, उन्हीं की जो चारित्रिक विशेषता है, उसी के बारे में बात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग काली के बारे में देखेंगे। तो देखिए, काली जो है विद्रोही चेतना और आत्मसम्मान का स्वर है। मतलब इस उपन्यास में जो काली है, वो थोड़ा विद्रोही भाव का है और अपने आत्मसम्मान के स्वर के लिए बोलता है। तो काली एक जागरूक और विद्रोही दलित युवक है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, वह जातिगत उत्पीड़न को चुनौती तो देता है और व्यवस्था से टकराने में झिझकता भी नहीं है। मतलब उस समय का जो व्यवस्था था, जो सिस्टम था, उससे टकराने में ये थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता है। ठीक है, काली का आत्मसम्मान और साहस उसे उपन्यास का एक सशक्त युवा प्रतीक बनाते हैं। मतलब काली का जो आत्मसम्मान है और उसके अंदर जो साहस है, उसे एक सशक्त, इस उपन्यास में एक सशक्त युवा के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद ज्ञानों को देखिए। ज्ञानों जो कि दलित स्त्री का संघर्षशील और संवेदनशील रूप है। मतलब ज्ञानो जो है इस उपन्यास की एक प्रमुख स्त्री पात्र है, जो शोषण और दमन की परिस्थितियों के बीच भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है। ठीक है, मतलब बहुत तरीके का शोषण होता है, फिर भी अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखती है। वह एक दलित महिला होने के बावजूद किसी के सामने झुकती नहीं है और स्त्री की गरिमा को बचाने के लिए संघर्ष करती है। मतलब स्त्री की गरिमा को बचाने के लिए ये जो ज्ञानो है, पूरी तरह से कोशिश करती रहती है। उसमें सामाजिक अन्याय के प्रति क्रोध है। ज्ञानों के अंदर समाज में जो अन्याय हो रहे हैं, उसके प्रति उसके अंदर क्रोध पल रहा है, और वो भीतर से और भीतर से वो विद्रोह की भावना से भी भरी हुई है। मतलब उसके अन्याय के खिलाफ बोलने की अ, हिम्मत जुटा रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम लोग पात्र हैं, हमारा जो पात्र है इस उपन्यास का, वो है प्रतापी। मतलब जातिवादी व्यवस्था का रक्षक है और शोषक चरित्र भी है। देखिए, प्रतापी एक ऐसा ब्राह्मण पात्र है, मतलब ये समाज में शोषण करने का काम कर रहा है। तो एक ब्राह्मण पात्र है जो पाखंड, जातिवाद और धार्मिक वर्चस्व का पोषक है। वह दलितों को हेय दृष्टि से देखता है, मतलब दलितों को नीच दृष्टि से देखता है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक सत्ता का उपयोग करता है। अपने स्वार्थ की
पूर्ति करना चाहता है, मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार सारी चीज़ें को कराना चाहता है और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती है तो वो ठीक रहता है, ठीक है। तो प्रतापी का जो चरित्र है वो दर्शाता है कि समाज के उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार जाति और धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ को बनाए रखते हैं। मतलब जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं ये उपन्यास के ब्राह्मण पात्र जो हैं, ठीक है। उसके बाद आती है जस्सो, जो कि साहसी, दृढ़ निश्चयी और आत्माभिमानी स्त्री है। देखिए, जस्सो का चरित्र जो है वो दलित स्त्रियों की जीवटता का प्रतीक है। मतलब दलित जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें जीवंतता का प्रतीक जस्सो भी है। वह अन्याय सहने वाली स्त्री नहीं है, बल्कि उसका विरोध करने वाली स्त्री है। अन्याय के विरोध में बोलने वाली लड़की है, स्त्री है। उसके भीतर आत्माभिमान है और वो पितृ सत्तात्मक एवं जातिगत अत्याचारों को स्वीकार नहीं करती है। मतलब वो अपने ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार को स्वीकार नहीं करती है। जस्सो का जीवन दलित स्त्रियों के मौन प्रतिरोध के मुखर रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब जस्सो का जो जीवन है दलित स्त्रियों के मौन और प्रतिरोध करती है, ठीक है, उसी के रूप में उसका चरित्र यहाँ पे दिखाई देता है हमें। मंगू जो है ठेठ ग्रामीण और यथास्थितिवादी दलित है। देखिए, मंगू एक ऐसा पात्र है जो परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करता है, लेकिन व्यवस्था से टकराने का साहस नहीं करता। मतलब मंगू जानता है कि परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन वो जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उससे उलझने की कोशिश नहीं करता है। वो उसमें साहस ही नहीं है। वो व्यवहारिक सोच वाला है। मंगू जो है वो अपनी सीमाओं को जानता है और शांतिपूर्ण जीवन को प्राथमिकता देता है। वो चाहता है कि जीवन में शांति बना रहे, बस वही काफी है। मंगू का चरित्र दलित समाज के उस वर्ग को दर्शाता है जो वर्षों के दमन के बाद साहस खो चुका है। मंगू का जो चरित्र है वो हमें एक ऐसे चरित्र के रूप में नजर आता है जो कि वर्षों से दमन सहते सहते, शोषण होते होते वो व्यक्ति अब अपना साहस खो चुका है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की। उसके बाद आता है चौधरी। देखिए, सामंतवाद का जीवंत प्रतीक और सत्ता का स्वार्थी संरक्षक है। स्वार्थ के लिए सत्ता का संरक्षक के रूप में आता है हमारा चौधरी। चौधरी गांव का प्रभुत्वशाली सामंती व्यक्ति है जो सामाजिक असमानता को बनाए रखने के लिए डर, लालच और हिंसा का उपयोग करता है। वह दलितों को मनुष्य नहीं केवल श्रम शक्ति मानता है। मतलब ये क्या करता है, लोगों में डर बना रहे, भय बना रहे, लालच बना रहे और हिंसा फैलते रहे, इसके लिए ये काम करता है। और वो दलित जो लोग हैं उनको मनुष्य नहीं समझता, बल्कि केवल एक श्रम करने वाला एक कार्टून समझता है, ठीक है। तो उसका चरित्र शोषक व्यवस्था की अमानवीयता को नग्न रूप में उजागर करता है। उसके बाद है विशनदास, जो कि जातीय घृणा से भरा हुआ धार्मिक ढोंगी है। तो विशनदास एक धर्मगुरु है जो दलितों को अछूत मानता है। ये क्या करता है, दलितों को अछूत मानता है और धर्म के नाम पर उन्हें नीचा दिखाने में विश्वास रखता है। धर्म के नाम पर उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है। कौन दिखाता है? विशनदास। उसका धर्म केवल सत्ता और जातीय श्रेष्ठता का साधन है। विशनदास जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि किस प्रकार धर्म का उपयोग सामाजिक विभाजन और शोषण को वैध ठहराने के लिए किया गया है। मतलब धर्म का उपयोग करता है ये जो सामाजिक विभाजन है उसको सही ठहराने के लिए, और वैध जो जितने भी अवैध कारोबार हो रहे हैं उन सबको वैध ठहराने के लिए ये धर्म का सहारा लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक दो पॉइंट और बनाया गया है जिसमें सारी दलित स्त्रियों को जोड़ दिया गया है एक साथ। तो यहाँ पर दलित स्त्रियां वही आएंगी हमारी ज्ञानो जस्सो जो हैं। तो अस्मिता और आत्मरक्षा की भावना है ये दोनों। ऐसा भी बनाकर आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि उपन्यास की जो स्त्रियां हैं केवल दुख भोगने वाली नहीं है, बल्कि वे अन्याय के खिलाफ खड़ी भी होती हैं। उनकी आत्मरक्षा की भावना, विरोध करने की जो शक्ति है और परिवार की रक्षा है तो उनका साहस दलित नारी विमर्श को मजबूत बनाता है, ठीक है। और एक जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा काली के बारे में, तो यहाँ पे उसी से मिलता जुलता एक और ही पॉइंट बना सकते हैं आप लोग कि दलित युवा वर्ग जो कि काली जैसा तो नई चेतना और संघर्ष का स्वरूप है। तो इसके अंदर लिखेंगे कि दलित युवक अब केवल श्रमिक नहीं रह गए हैं। दलित के जितने भी युवक हैं वो केवल श्रमिक नहीं हैं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं, ठीक है। और काली जैसे पात्र इस बात का प्रतीक बन गया है कि अब दलित समाज शिक्षा, चेतना और संगठन के बल पर अपने लिए जमीन, सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। तो अंत में एक पॉइंट और है कि सभी पात्रों में यथार्थ और प्रतीकात्मकता का समन्वय भी देखने को मिलता है। तो देखिए सभी पात्रों को लेखक ने प्रतीकात्मक अर्थ भी प्रदान किए हैं। प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में लेखक ने इन सबको रखा है। जैसे काली चेतना का प्रतीक है, तो ज्ञानो जो है स्त्री अस्मिता का प्रतीक है, चौधरी जो है वो
सामंतवाद का प्रतीक है और जो प्रतापी ब्राह्मण वाद के रूप में प्रतापी जो है वो ब्राह्मणवाद के रूप में प्रतीक है। तो इनका सामूहिक चित्रण उपन्यास को केवल कथा नहीं बल्कि सामाजिक दस्तावेज बना ही देता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि धरती धन्नापना की ये विशिष्ट पात्र उपन्यास की कथा वस्तु को न केवल जीवंत बनाते हैं बल्कि सामाजिक असमानता, जातिगत अत्याचार और स्त्री विमर्श जैसे गंभीर मुद्दों को भी सघन रूप में पाठकों के सामने रखते आए हैं। इन पात्रों के माध्यम से जगदीश चंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दलित समाज अब केवल पीड़ित नहीं रहना चाहता, वो अपने अस्तित्व की स्वतंत्र पहचान चाहता है। इन पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भारतीय समाज की जटिलताओं का गहराई से विश्लेषण करती है और सामाजिक क्रांति की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न था इसका ये उत्तर और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह के एक इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।